नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 9 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जो फूड और एग्रीकल्चर से संबंधित है, 2022 की रिलीज़ की गई है। यह आपके जीएस के फर्स्ट पेपर को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी से संबंधित है और जीएस के थर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी से भी संबंधित है। यह आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम पढ़ेंगे एक वैक्सीन के बारे में जो मॉस्क्यूरिक्स जिसका नाम है वैक्सीन का, ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे बोनालू फेस्टिवल के बारे में, ये आपके जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, कल्चर का पार्ट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सके। अब आइए बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो फार्मर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगर हम एग्री ऑटोमेशन को बढ़ावा देते हैं तो इससे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो हैं, स्मॉल स्केल में जो हमारे छोटे और मंझले किसान हैं, उनकी प्रोडक्शन के मामले में इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे देश में बढ़ जाएंगी। तो इस रिपोर्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, क्या इसके हमें रिकमेंडेशन दी गई है कि कैसे हम इसे सुधार सकते हैं। फिलहाल अकॉर्डिंग टू फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के मुताबिक अगर एग्रीकल्चर ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है तो इनइक्वालिटी भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारे छोटे और मझले किसान हैं वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये महंगी होगी। अब जानते हैं क्या मुख्य बातें कही गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर। देखिए, एग्रीकल्चर ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई फसल बोते हैं और फसल को काटते हैं, उसके अंदर यूज़ होने वाली सभी ऐसी प्रैक्टिसेस जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर ऑटोमेशन। अब रिसेंटली रिलीज की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि FAO के स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट कहा जा रहा है 2022 की, इन्होंने ध्यान दिया है एग्रीकल्चर ऑटोमेशन पर। और इनका कहना यह है कि देखिए, एग्रीकल्चर ऑटोमेशन की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर ऑटोमेशन के अंदर बेसिकली वे सारी चीज़ें आती हैं जो आप एक ट्रैक्टर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, इसके बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं आप उन्हें यूज़ करते हैं, वो सभी एग्रीकल्चर ऑटोमेशन का हिस्सा हैं। अब इसके अंदर ये कहा गया है कि हम अपने एग्री फूड सिस्टम के बेहतर और एक ऐसा डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए जो कि सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो, उसके लिए हमें एग्रीकल्चर ऑटोमेशन की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से कई सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे और हम जानेंगे कि क्या मुख्य बातें इस रिपोर्ट के अंदर कही गई हैं। देखिए, इसके अंदर ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर ऑटोमेशन जो है यह बहुत मुख्य भूमिका निभाएगा हमारे फूड प्रोडक्शन को बेहतर करने में और इसे ज़्यादा एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने में। हालांकि इसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो छोटे और मंझले किसान हैं वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ट्रैक्टर्स खरीद सके या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बो सकें या काट सकें। अब एग्रीकल्चर ऑटोमेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है ऐसे ग्रामीण इलाकों में, खासकर जहाँ पर एक तो जो लेबर है वो चीप है, मतलब वहाँ पर आपको लोग कम दाम पर भी काम करने वाले मिल जाएंगे और वहाँ पर लेबर भरपूर रूप में मिलती है, जिसकी वजह से जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो असमानताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं जैसे जैसे ये ऑटोमेशन बढ़ेगा। और हमारी पूरी कंट्री के अंदर, पूरे देश में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें अंदर दिया गया है कि जैसे कि सब सहारन अफ्रीकन के अंदर ये देखा गया है कि जब उन्होंने इसे अडॉप्ट किया था पर्टिकुलरली, तो ये सब सहारन अफ्रीका में ही लिमिटेड रह गई। मतलब जो साउथ अफ्रीका की कंट्री है, सब सहारन अफ्रीका रीजन के अंदर जो उसका साउथर्न रीजन है, सिर्फ वहाँ पर ही ये ऑटोमेशन हो पाया, बाकी रीजन में ये नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और वो इस ऑटोमेशन के खर्चे को वहन नहीं कर सकती। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल के रूप में ये कहा गया है कि देखिए, जापान के अंदर 1000 हेक्टेयर ज़मीन पर जहाँ पर फसल बोई जाती है लगभग 400 ट्रैक्टर मिलते हैं। वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं इसे घाना से, तो घाना में 2005 में
1000 हेक्टेयर ज़मीन पर मात्र 0.4 ट्रैक्टर मौजूद थे लोगों के लिए। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ सकती है एग्रीकल्चर ऑटोमेशन से। अब इस रिपोर्ट के अंदर कुछ रिकमेंडेशन भी दी गई हैं कि हम इस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले कि हम एक ऐसा सस्टेनेबल रेंटल मैकेनिज्म तैयार करें ताकि जो गरीब एग्री ऑटोमेशन या फिर जो गरीब लोग हैं जो इस एग्रीकल्चर ऑटोमेशन का हिस्सा नहीं बन सकते, वो इन मशीनों को रेंट पर लेकर इनका इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो इस एग्री ऑटोमेशन के जो ये चलाया जा रहा है अभियान, इससे बाहर ना रहें और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरा, पॉलिसी मेकर्स को अभी ज़रूरत ये है कि वो अवॉइड करें किसी भी प्रकार के ऑटोमेशन को सब्सिडाइज करना ऐसे इलाके में जहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा मिलती है और चीप रेट पर मिलती है, ताकि ये फोकस किया जा सके कि हर पर्टिकुलर क्षेत्र के हिसाब से हम जो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं और वहाँ पर ऑटोमेशन है उसको धीरे धीरे बढ़ावा दे सके। कहीं ऐसा ना हो कि हम एग्रीकल्चर ऑटोमेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ावा दे दें ऐसे एरिया में भी जहाँ पर लेबर जो है बहुत ज़्यादा है और बहुत चीप मिलती है। अब अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर ऑटोमेशन से ट्रैक्टर या फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगेगी, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, लोगों के पास काम ही नहीं होगा करने के लिए। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि पॉलिसी मेकर्स को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों के लिए जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई स्किल नहीं है उनके लिए एक सोशल प्रोटेक्शन तैयार की जाए, क्योंकि वो ही लोग इस एग्रीकल्चर ऑटोमेशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, ताकि अगर वो अपनी नौकरियां खोते हैं तो वो इस ट्रांजैक्शन को एक सही तरीके से झेल सकें और अपने आप को इस तरीके से वो उन्हें भी काम मिल सके कि वो भी आगे बढ़ सकें। अब देखिए, केस स्टडी की गई और उसके अंदर ये पाया गया कि जैसे हमने घाना का भी एग्जांपल लिया था कि वहाँ पर 1000 हेक्टेयर में मात्र 0.4 ट्रैक्टर्स मिलते हैं, तो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रो ट्रैक्टर्स, ये घाना में मिलता है। इस प्लेटफॉर्म ने ये काम शुरू किया, इन्होंने फार्मर्स को ट्रैक्टर ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट किया, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो ऐसे लोगों को संपर्क कर सकते हैं जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं। अब जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं वो अपने ट्रैक्टर्स को या तो रेंट पर दे सकते हैं किसानों को, या फिर वो खुद किसानों के लिए उनके खेतों में काम कर सकते हैं एक ट्रैक्टर हायर सर्विस के रूप में किसानों के लिए, जिससे ऐसे किसान जो ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते वो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम आगे का रास्ता देखते हैं तो देखिए, बिना टेक्नोलॉजी के आने वाले समय में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना बहुत मुश्किल है। अगर हमें मिलियंस ऑफ लोगों की, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों की आने वाले समय में उन्हें गरीबी रेखा से निकालना है, भुखमरी खत्म करनी है, जो फूड इनसिक्योरिटी है और जो मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से लोग मर रहे हैं, और इस चीज़ को ख़त्म करना है तो हमें टेक्नोलॉजी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लानी ही होगी। हालांकि इस समय की ज़रूरत है, तो हमें ध्यान ये भी देना होगा कि किस तरीके से हम इसे इंक्लूसिव बना सकें और किस तरीके से हम इसे इस तरीके से प्रमोट कर सकें कि ये सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो। ऐसा ना हो कि कहीं किसी एक एरिया में किया गया और इसका परिणाम जिस चीज़ के लिए किया गया उसका विपरीत आ जाए। तो बहुत समझदारी से और बहुत संयम से इसे लागू करने की ज़रूरत है, और ये इस समय की ज़रूरत भी है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। रिसेंटली WHO ने अप्रूव कर दी है मलेरिया की एक वैक्सीन, जो कि बच्चों के अंदर इम्यूनाइजेशन बढ़ा सकती है, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि पिछले कई दशकों से इस पर काम किया जा रहा है कि मलेरिया की कोई वैक्सीन बना दी जाए। फिलहाल WHO ने अप्रूव की है RTS-A/AS01, जिसे मॉस्क्यूरिक्स भी कहा जा रहा है, और ये डेवलप्ड की है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने। ये बेसिकली बच्चों के अंदर इम्यूनाइजेशन बढ़ाएगी, और ये दशकों से किए गए प्रयास का एक छोटा सा एक रिजल्ट है। देखिए, सबसे पहले मलेरिया डिजीज़ के बारे में जानते हैं। मलेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो मच्छर के काटने से फैलता है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो मोस्टली इंसानों में और जानवरों में को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये फैलता है फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से। उस मच्छर के अंदर भी ये मलेरिया पैरासाइट जो है वो मौजूद होना चाहिए, तभी इससे मलेरिया फैलता है। मलेरिया पैरासाइट 5 तरह के होते हैं। इसके अंदर एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है, भारत के अंदर होने वाले केसेस का 70% केसेस सिर्फ इस प्लाज्मोडियम की वजह से फैलते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबली जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है वो है प्लाज्मोडियम विवैक्स।
ये ऐसा पैरासाइट है जिसकी वजह से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस मलेरिया के प्लाज्मोडियम विवैक्स के पाए जाते हैं। अब जो ये वैक्सीन बनाई गई है ये क्या है, इसका जो नाम RTS रखा गया है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसे जीन्स से इंजीनियर की गई है जिसके अंदर रिपीट टी सेल्स की गई हैं। मतलब ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मोडियम फैब्रिकेरम मलेरिया के पैरासाइट से मिलाकर बनाए गए हैं। ये मिलाया गया है वायरल सरफेस एंटीजन एस से। ये वो जो वायरल सरफेस एंटीजन एस है ये बनाया गया है हेपेटाइटिस बी वायरस से, जो कि HBsAg के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रोटीन है इसे मिक्स किया गया है एडिशनल हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ, ताकि जो इसकी प्यूरिफिकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके और उससे एक एक्स्ट्रा एस निकाला जा सके, मतलब एक एक्स्ट्रा एंटीजन निकाला जा सके, ताकि जो हमारा इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स है उसको बढ़ाया जा सके। और जितने भी प्रोटीन बेस्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स हैं, मतलब ऐसी वैक्सीन्स जो कि प्रोटीन बेस्ड हैं जिन्हें दोबारा दिया जा सकता है, जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ाती हैं जब इनके अंदर कोई एक एंटीजन इन्वॉल्व किया जाता है। ये वैक्सीन को बेहतर काम करने में मददगार रहेगी। ये RTS और S फॉर्मुलेटेड की गई है एक AS01 डेवलप्ड, जो कि GSK के द्वारा बनाई गई है। देखिए ये जो AS01 है ये इसकी पहली वैक्सीन है। GSK जो है ये नाम है जिसका मतलब है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, क्योंकि ये इनके द्वारा डेवलप की गई है। ये आपके लिए याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये वैक्सीन किसने विकसित की है, किसने बनाई है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। देखिए तेलंगाना के अंदर एक फेस्टिवल चल रहा है जिसका नाम है बोनालू फेस्टिवल। बोनालू फेस्टिवल के अंदर राहुल गांधी जी पहुंचे हैं और राहुल गांधी जी ने वहां पर एक अवतार, जो वहां पर ये जो फेस्टिवल चल रहा है उसके अंदर एक अवतार है जिसका नाम है पोथाराजू। तो इन्होंने ये पोथाराजू का अवतार लिया है जिसके अंदर इन्होंने खुद को कोड़े लगाए हैं और इस अवतार के से संबंधित वो कपड़े भी पहने हैं, वो अवतार ये खुद बने हैं। अब क्योंकि इन्होंने इसके अंदर खुद को कोड़े मारे हैं तो ऐसे में ये फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसा हो सकता है एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाए। तो तेलंगाना के अंदर होने वाले इस फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं। बोनालू इस फेस्टिवल का नाम है, ये नाम दिया गया है बोनम से, जिसका रियल मीनिंग है एक मील या फिर फीस्ट, एक जश्न, जो तेलुगु में इसे कहा जाता है। ये मनाया जाता है बेसिकली तेलंगाना में। ये एक ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है जो मुख्यतः देवी महाकाली के लिए को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है तेलंगाना में। और ये मनाया जाता है आषाढ़ मंथ में। आषाढ़ मंथ अगर हम मॉडर्न कैलेंडर की बात करते हैं तो ये हमारे जुलाई अगस्त महीने के बीच में कहीं पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कि अपने इसके पहले और आखिरी दिन के फेस्टिवल में क्या किया जाता है तो इसके अंदर स्पेशल पूजास होती हैं, कुछ रिलीजियस सेरेमनीज भी होती हैं और ये की जाती है येलम्मा देवी के लिए। देखिए इस एरिया में पर्टिकुलर ऐसा माना जाता है कि कई सारे रीजनल इनकारनेशंस रहे हैं महाकाली के और उन्हीं में से एक है येलम्मा देवी। तो इस फेस्टिवल में बेसिकली जो मेन डेटी हैं वो है येलम्मा देवी, येलम्मा गॉडेस। और ये जो ऑफरिंग की जाती है गॉडेस को, इसके अंदर एक पोट रहता है, उस या तो वो ब्रास का पोट रहेगा या फिर मिट्टी का पोट। उस पोट के अंदर जो आपके राइस हैं, कुकड राइस दूध के साथ और जैगरी गुड़ के साथ मिलाकर उन्हें नीम के पत्तों से सजाया जाता है। उसके ऊपर हल्दी और वर्मिलियन से उसे बेसिकली उस पोट को डेकोरेट किया जाता है। हल्दी और वर्मिलियन का मतलब है ऐसा लाल रंग जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, जो कि मरकरी सल्फाइड से बनता है, सिनाबर से जो लाल रंग होता है। यहाँ पर उसके बाद उस पोट के ऊपर एक दिया जलाया जाता है और उस पोट को महिलाएं अपने सर पर लेकर चलती हैं और वो ऑफर करती हैं इसे देवी को। इसके साथ साथ टर्मरिक और वर्मिलियन भी ऑफर किया जाता है। बेंगल्स, कुछ चूड़ियाँ और साड़ी भी देवी को, डेटी को कई सारे विभिन्न मंदिरों में ऑफर की जाती हैं। पोथाराजू जो है, पोथाराजू एक की फिगर है इस बोनालू फेस्टिवल की, क्योंकि पोथाराजू को गोडेस महानकाली का एक कहा जाता है कि ये उनके सबसे ज़्यादा डरावने भाई हैं, जो कि विप अपने साथ कैरी रखते हैं। विप का मतलब है चाबुक, ये अपने साथ चाबुक रखते हैं और ये गॉडेस के जो है ये प्रोटेक्टर हैं। बोनालू के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। देखिए मदर गॉडेस की जो रीजनल फॉर्म्स है बोनालू में वो है माइसम्मा, पोचम्मा, येलम्मा, पेदाम्मा, डोकलम्मा, अनाकलम्मा, पोलेरा अम्मा और इसी तरीके से मरेम्मा और
नुकाला अम्मा, ये कई सारे नाम हैं देवियों के जिनको वहाँ पर पूजा जाता है। इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में जब इस समय जो पूजा हो रही है वो हो रही है येलम्मा की। तो राहुल गांधी जी ने अपने आप को खुद को कोड़े लगाए हैं और वो बने हैं पोथाराजू यहाँ पर, जो कि देवी के फियरसम भाई के रूप में पूजे जाते हैं क्योंकि ये देवी की रक्षा करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपके कोई डाउट हैं तो वो भी आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। धन्यवाद।